Hello friends, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Management and Technology from Mechanical Engineering branch, and my college is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आयरन कार्बन डायग्राम। एक्चुअली आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ए स्टूडेंट अगर आप आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आयरन में, मतलब आयरन में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलाने पे आपका वो स्टील बनता है, फिर कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलाने पे वो कास्ट आयरन बनता है, और कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलाने पे वो आपका एज ए पिग आयरन बनता है। अब अगर आप देखें आज की डेट में स्टील का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, एज ए यूटेंसिल्स भी यूज हो रहा है, एज ए वेपन्स भी यूज हो रहा है। अब स्टील का अलग अलग कंपोजिशन या अलग अलग स्टील किस कंपोजिशन पे मिलती है उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्टील की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है तो आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। कास्ट आयरन सेवरल टाइप्स के होते हैं, जैसे कब ग्रे कास्ट आयरन मिलता है, कब वाइट कास्ट आयरन मिलता है, कब मोल्टेड कास्ट आयरन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कूलिंग रेट या टेम्परेचर जो भी आप दे रहे हैं उस रेट पे या उनके वाइस वर्सा पे, प्लस कार्बन परसेंटेज के ऊपर। तो अगर कार्बन परसेंटेज कितना मिलाने पे क्या चीज़ें बन रही हैं ये चीज़ आपको पता होगी तो आप एक अच्छा एलॉइंग एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम पे। ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम है। इसमें देखिए जो वर्टिकल लाइन है वो आपका टेम्परेचर शो करती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका कंपोजिशन ऑफ कार्बन कंटेंट बताती है। ठीक है, अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट अगर प्योर आयरन की बात करें तो वो आपका 1539 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कार्बन परसेंटेज 6.67% तक गया है। एक्चुअली अगर आयरन में आप कार्बन मिलाते हैं तो 6.67 तक ही मिला सकते हैं, उससे ऊपर मिलाते हैं तो ऐसा नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आपका ग्राफ जो है टर्मिनेट हो जाता है और एक एप्रोप्रिएट एलॉय नहीं बनता है। तो इसके बीच में हम आयरन कार्बन की जो भी बातें करेंगे वो आपकी परसेंटेज 0 से 6.67% के बीच में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है स्टील। जब यहाँ पर 0 था प्योर आयरन और आपका मेल्टिंग पॉइंट ये था, और जैसे जैसे आपने कार्बन कंटेंट बढ़ाया, अब जैसे कार्बन कंटेंट 0.1 पहुंचा तो ये आपका ये जो डॉटेड लाइन है वो 0.1 की दिखाई गई। फिर अभी इसमें जो 0.18 है वो भी डॉटेड लाइन से शो करा गया। फिर कब अल्फ़ा मिला, कब अल्फ़ा प्लस गामा मिला, किस टेम्परेचर पे मिला, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले चलते हैं कि जैसे 0 से 2%, अगर 0 से 2% के बीच में आपका कार्बन मिक्स हो रहा है आयरन में तो आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो स्टील मिलेगी। अब स्टील के सेवरल टाइप्स ऑफ स्टील, कब कौन सी स्टील आपको कहाँ यूज करना है वो डिपेंड करेगा, आपको कौन सी स्टील आपको बनाना है तो वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। उसके बाद सेकंड होता है, जैसे ही आप कार्बन परसेंटेज 2 से इंक्रीज करके 4.3 पहुँचते हैं तो आपको मिल जाता है कास्ट आयरन। मतलब 2 से जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ कार्बन कंटेंट बढ़ा वैसे ही आपका कास्ट आयरन में वो चेंज हो गया। यही स्टील आपकी कास्ट आयरन में चेंज हुई। टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इयोटेक्टोइड पॉइंट, इयोटेक्टिक पॉइंट कि कहाँ पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं आपसे। उसके बाद 4.3 से जैसे ही 6.67 हुआ तो आपका जो है यही पिग आयरन बन जाता है। मतलब आयरन ही आपका स्टील फॉर्म में चेंज हुआ कार्बन कंटेंट 2% मिलाने पे। यही आयरन आपका कार्बन कंटेंट जब 2 से 4.3 के बीच में अगर देखा जाएगा तो कास्ट आयरन की तरह वर्क करेगा, और अगर आप कार्बन कंटेंट 6.67 तक कर देते हैं तो वो आपका पिग आयरन की तरह वर्क करता है। अब हमने आपको इयोटेक्टिक पॉइंट्स या इयोटेक्टिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करा था कि एक लिक्विड जो है 2 सॉलिड में चेंज होता है, और इयोटेक्टिक पॉइंट अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा फेस किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो वो इयोटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। क्रिटिकल रेंज भी बोलते हैं उन्हें। और ये जो पॉइंट होता है जो हमने आपको उसमें भी डिस्कस करा था ये प्रीवियस लेक्चर में कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, अगर आप कूल करके लेकर के आते हैं या उससे नीचे जाते हैं तो वो इयोटेक्टिक पॉइंट यहाँ पर मिलता है, और वो इयोटेक्टिक फेस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जो हमने आपको उसमें एग्जांपल दिया था लेड और टिन का, उसी के को अगर देखते हैं यहाँ पर आयरन और कार्बन परसेंटेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आएगा तो इयोटेक्टिक फेस कहलाएगा, और यहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस सीमेंटाइट मिलेगा। सीमेंटाइट आप Fe3C से डिनोट करते हैं।
फिर आपने टेम्परेचर और राइज करा और ये आपका 700 से ऊपर 723 से ऊपर जैसा ही पहुंचा तो ये अल्फ़ा प्लस सीमेंटाइट जो है ट्रांसफॉर्म हो गया गामा प्लस सीमेंटाइट में। अब यही अल्फ़ा था लेकिन ये चेंज हो गया आपका गामा प्लस सीमेंटाइट में। यही सारी चीज़ें जब हम आपको कूलिंग कर्व बता रहे थे तो वो प्योर आयरन के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफ़र कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका कार्बन परसेंटेज आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो और चेंज कर रहे हो, तो कार्बन परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेज आ रही है। अगर प्योर आयरन की बात करते तो वो टेम्परेचर वही रहता लेकिन गामा ना आता, सीमेंटाइट से फेराइट में चेंज होता या माइक्रो स्ट्रक्चर पे इतना चेंज ना होता। लेकिन अगर आपको माइक्रो स्ट्रक्चर पे चेंज करना है, क्यों करना है? क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग एज ए इंजीनियर आपको अपने अकॉर्डिंग मटेरियल को बनाना है विद द हेल्प ऑफ कार्बन परसेंटेज। अब ये जो अल्फ़ा सीमेंटाइट था वो कहाँ पर चेंज हो गया? 910 या 723 के ऊपर जैसा ही पहुँचा टेम्परेचर आपका 723 के, तो ये आपका गामा सीमेंटाइट में चेंज हो गया। अब गामा सीमेंटाइट से अब और आपने टेम्परेचर राइज करा, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हो टेम्परेचर राइज करते जा रहे हैं। अब आपका कार्बन परसेंटेज मान लीजिए 4.3 पहुंचा और टेम्परेचर 1175 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, तो जो वहाँ पर हमने BD लाइन आपको टाई लाइन बताई थी, तो ये आपकी एज ए टाई लाइन वर्क कर रही है और ये आपका ईओटेक्टोइड पॉइंट हुआ। ये आपका ईओटेक्टोइड पॉइंट हुआ क्योंकि यहाँ पर भी 3 फेस, जैसे गामा प्लस सीमेंटाइट, गामा प्लस लिक्विड और आपका लिक्विड प्लस सीमेंटाइट, ये तीनों फेस कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट बी पे मिल रहे हैं। तो ये और किस टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? 3 फेस तो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे मिल रहे हैं? 1175 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये जैसे ही इसके नीचे आते हैं तो आपका ईओटेक्टोइड फेस आ जाता है। अब ईओटेक्टोइड फेस कहाँ तक रहता है? 723 तक। तो इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं? इस डायग्राम से ये समझ में आया कि 723 से नीचे जो होता है वो ईओटेक्टोइड फेस होता है, 723 से ऊपर आपका 1175 के बीच में ईओटेक्टोइड फेस रहता है और आपका 2% तक स्टील रहता है। और 2% से जैसे ही आप ज़्यादा करते हैं 4.3 तक पहुंचते हैं तो कास्ट आयरन हो जाता है और 4.3 से 6.67 तक रहते हैं तो ये आपका पिग आयरन होता है। ये आपका दिखाया गया है परसेंटेज। फिर और आगे बात करते हैं 1410 पे, तो आपका क्या होता है? 1410 के पास गामा प्लस लिक्विड मिलता है। जब आप और टेम्परेचर राइज करते हैं इसका 1539 से ऊपर पहुंच जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट है प्योर आयरन का, जो कि आपको कूलिंग कर्व में बताया था। जब इससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज करते हैं तो आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो बी पॉइंट पे, तो लिक्विड यहीं पर मिल रहा है 1175 पे, और यहाँ पर लिक्विड कहाँ मिल रहा है? 1539 पे। क्यों? क्योंकि आपने कार्बन परसेंटेज यहाँ पर 0 रखा था। अगर प्योर आयरन फॉर्म में रहेगा तब आपका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा 1539, लेकिन अगर कार्बन परसेंटेज आपने बढ़ा करके 4.3 कर दिया तो यहाँ पर ब्लोअर मिलता है। यहाँ पर क्या होगा? आपका 1175 के ऊपर ही आपको लिक्विडस या लिक्विड मिल जाएगा। अब लिक्विडस क्या होता है? लिक्विडस आपका बाउंड्री होती है। सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड के बीच की बाउंड्री को लिक्विडस बोलते हैं, सॉलिड और लिक्विड के बीच की बाउंड्री को सॉलिडस बोलते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो ये पूरा था आपका आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया कि कब किस परसेंटेज तक स्टील रहता है। 0 से 2% तक स्टील रहेगा, 2 से ऊपर रहेगा कास्ट आयरन और 4.3 से 6.67 तक पिग आयरन। और टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेंगे तो आपका ईओटेक्टोइड फेस था, ईओटेक्टोइड से ईओटेक्टिक फेस था, ईओटेक्टिक से ईओटेक्टोइड फेस हुआ। उसके बाद आपका और रीजन बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका लिक्विडस में चेंज हो गया। जैसे से ये इधर जैसे से राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो आपका कार्बन परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आयरन कार्बन डायग्राम से आपको पता चलती है। तो एक इंजीनियर के लिए आयरन कार्बन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बेसिक जितने भी एलॉय निकलते हैं अगर आप देखो तो उसमें ज़्यादातर आयरन यूज करते हैं। अब आयरन में आप कार्बन परसेंटेज मिला करके कितना कितना चेंज कर सकते हैं उसके बारे में इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या क्या इफेक्ट होते हैं? जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज़ 1539, जो कि ग्राफ में हमने आपको बताया कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योरेस्ट फॉर्म में 1539 था। लेकिन अगर आप इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे तो उसमें चेंजेस होता चला जाएगा। अब जैसे इसमें वही लिखा हुआ है कि इट लोअर्स डाउन विद द इंक्रीज इन द कार्बन परसेंटेज एंड इज लोवेस्ट एट 1175 डिग्री सेंटीग्रेड एट 4.3% कार्बन, जो कि यहाँ पर हमने आपको बताया
बताया था। लोवेस्ट कहाँ पे होगा, मैक्सिमम यहाँ पर होगा और लोवेस्ट इस जगह पे होगा 1175 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने परसेंट कार्बन पे, 4.3% कार्बन पे। उसके बाद क्या है आपका, द अल्फा फेस इज कॉल्ड फेराइट, और जो अल्फा फेस मिलेगा उसको फेराइट बोला जाता है। Fe3C को सीमेंटाइट बोलते हैं, एंड गामा फेस इज नोन एज ऑस्टेनाइट। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, फेराइट, सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट। ये माइक्रोस्ट्रक्चर के नाम होते हैं, ये हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है, कितने कार्बन परसेंटेज बढ़ाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। सब कुछ डिपेंड कर रहा है कार्बन परसेंटेज के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। फेराइट मिलता है आपको अल्फा फेस में, सीमेंटाइट मिलता है गामा फेस में, और Fe3 जो है वो सीमेंटाइट है और गामा फेस पे आप इसको ऑस्टेनाइट बोलते हैं। आयरन एंड स्टील इज ऑल्सो टर्म एज फेरेटिक स्टील इन अल्फा रीजन। अल्फा रीजन जो होता है उसमें आयरन और स्टील का जो भी मिक्सचर होता है या कंपोजिशन होता है उसे फेरेटिक स्टील भी बोला जाता है। कई जगह पे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फेरेटिक स्टील। अगर कहीं पे भी फेरेटिक स्टील है तो आप समझ जाना कि आयरन और स्टील का मिक्सचर है, किस रीजन में, अल्फा रीजन में। अब यही अगर ऑस्टेनेटिक स्टील बोला जाता है गामा रीजन में, मतलब आयरन और स्टील का अगर कंपोजिशन है अल्फा रीजन में तो उसे फेरेटिक स्टील बोला जाएगा, और आयरन और स्टील का कंपोजिशन है अगर आपका गामा रीजन में तो उसे ऑस्टेनेटिक स्टील बोला जाएगा। और एंड कास्ट आयरन व्हेन कार्बन परसेंटेज, लेकिन ये सारी चीज़ें कब होगी, जब कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज जो है एक्सीड करेगा 2% से ज़्यादा। When carbon percentage in iron is between 4.3 to 6.67 is known as a pig iron, जो हमने आपको डिस्कस करा हुआ था कि अगर 4.3 से 6.67 होगा तो उसे आप पिग आयरन कहेंगे। कोई भी कार्बन परसेंटेज अगर 4.3 से 6.6 के बीच में होगा आयरन में तो उसे पिग आयरन बोला जाएगा, और यही कार्बन परसेंटेज अगर 6.67 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो फेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। When carbon percentage is increased above 6.67%, the phase diagram is terminated. फेज डायग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि उसके आगे फेज डायग्राम नहीं बनेगा। अब बात करते हैं फेरस मेटल की। एक्चुअली अगर मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फेरस मेटल कौन से होते हैं, क्या क्या उनके कंपोजिशन होते हैं, कैसे वो बनते हैं। तो आइए तो अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर किस फॉर्म में होता है, तो आयरन एंड स्टील आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म। आयरन और स्टील जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे पिग आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, प्लेन कार्बन स्टील हो गया एंड रॉट आयरन हो गया। तो ये सारे आयरन और स्टील के डिफरेंट फॉर्म हैं। बेसिकली दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर से इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड आर आल्सो डिफरेंट, और इनके सेवरल टाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग मेथड होते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन आपको बनाना है तो ओर है, ओर में ब्लास्ट फर्नेस यूज करा, अब पिग आयरन मिला। अब इस पिग आयरन के लिए आपने सेवरल टाइप्स के फर्नेस यूज करे गए। जो फर्नेस यूज करते हैं उन्हीं के नाम पर उसको बोल दिया जाता है कि ये बेसेमर स्टील है, ये ओपन हर्थ स्टील है, ये इलेक्ट्रिक स्टील है, ये फर्नेस के अकॉर्डिंग है। अब जैसे कास्ट आयरन बनाना है तो वो कोपोला फर्नेस में बनता है आपका कास्ट आयरन। फिर इसको सब कैरेक्टराइज करा गया। एक्चुअली पिग आयरन जो है वो 3 फॉर्म में डिवाइड करा गया, कास्ट आयरन, स्टील और आपका रॉट आयरन। अब अगर स्टील की बात करें तो इसमें आपका बेसेमर कन्वर्टर यूज करते हैं, ओपन हर्थ फर्नेस यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करते हैं। बेसिकली ये 3 टर्म्स यूज करते हैं आपको स्टील डेवलप करने के लिए। किसी भी स्टील इंडस्ट्री में अगर आपको स्टील डेवलप करना है तो ये प्रोसेस आप यूज करोगे पिग आयरन के ऊपर तो आपको स्टील मिलेगी। अगर यही पिग आयरन के ऊपर आप कपोला फर्नेस के थ्रू बनाओगे तो कास्ट आयरन मिलेगा, और यही पिग आयरन के ऊपर आप पुडिंग फर्नेस में करोगे तो आपको रॉट आयरन मिलेगा। फेरस मेटल्स में और आगे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन की बात करें, पिग आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्लास्ट फर्नेस बाय द प्रोसेस नोन एज स्मेल्टिंग। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन को आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू ये पिग आयरन बनाया जाता है उसको आप स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। अपने जो ये फेस डायग्राम वाली यूनिट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो आपका कास्ट आयरन है। बाकी स्टील का जो भी पोर्शन है वो अभी डीप में हम 5th यूनिट में बताएंगे, लेकिन 3rd यूनिट में आपको इसका केवल ओवरव्यू है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और कास्ट आयरन का डीप में हम डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन के केस में अगर बात करें, कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिफाइनिंग द पिग आयरन, जो कि हमने आपको बताया कि कास्ट आयरन को अगर बनाना है तो रिफाइन करेंगे पिग आयरन को कपोला फर्नेस में। फॉर दैट पिग आयरन इज मेल्टेड विथ स्क्रैप आयरन अलोंग विद कोक। अब कोक क्या है, फ्यूल है।
अगर पिग आयरन को मेल्ट करा जाएगा स्क्रैप आयरन के साथ और कोक एज अ फ्यूल यूज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कास्ट आयरन। लेकिन उसमें आप फ्लक्स मटेरियल की तरह आप लाइम स्टोन यूज करते हैं। फ्लक्स मटेरियल क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ को फ्लश आउट कर देता है। अब यहाँ पर क्या है कि द फ्लक्स एड्स इन सेपरेटिंग द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम पिग आयरन। पिग आयरन में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप फ्लक्स जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। और यहाँ पर लाइम स्टोन जो ऐड हो रहा है वो एज अ फ्लशिंग एजेंट है। फ्लशिंग एजेंट मतलब मूव करा देना, इम्प्योरिटीज़ को फ्लश आउट कर देना, तो वो एज अ फ्लशिंग एजेंट यूज होता है टू वॉश ऑफ द ऑक्साइड एंड एस फ्रॉम द फ्यूल। अगर जो भी फ्यूल है उसमें आपके एस कंटेंट हैं या ऑक्साइड फॉर्म में है तो उसको वॉश आउट करने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लाइम स्टोन। तो ये कास्ट आयरन कपोला फर्नेस में बनता है। इसके सारी चीज़ें मेल्टिंग स्क्रैप, पिग आयरन में मेल्टिंग स्क्रैप को मिलाते हैं और उसके बाद कोक के थ्रू या फ्यूल के थ्रू गर्म करते हैं और लाइम स्टोन के थ्रू उसमें इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस था आपका कास्ट आयरन का। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जो हमने आपको पहले भी डिस्कस करा कि इसमें हम आपको केवल ओवरव्यू देंगे। इसका ब्रीफ जो है वो आपकी 5th यूनिट में उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि स्टील आर अवेलेबल इन डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, जो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि 0.05 से 2% के बीच में अगर होगा तो वो आपको स्टील मिलेगा। क्या होगा, कार्बन कंटेंट। किसमें, आयरन में। अगर आयरन में कार्बन कंटेंट 0.05 से 2% के बीच में होगा तो आपको क्या मिलेगा, स्टील। तो वही चीज़ है कि स्टील आर अवेलेबल इन अ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। द कार्बन कंटेंट इन इट वेरीज फ्रॉम 0.05 to 2%. ऑन कॉमर्शियल बेसिस द स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। अब प्रोसेस कॉमर्शियल बेसिस का मतलब जैसे आप इंडस्ट्रीज़ में हैं, अब स्टील की अलग अलग डिमांड होती है। डिमांड डिपेंड करती है कि कहाँ पर यूज करना है, किस टाइप का स्टील यूज करना है, उसमें क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब स्टील की जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करेंगे तो वो कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जो बनाते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ स्टील, उनके जो प्रोसेस हैं, मेकिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोसेस हैं, वो आपके बेसिकली 4 टाइप के जो यूज करे जाते हैं ज़्यादातर, वो हैं बेसेमर प्रोसेस, फिर है ओपन हर्थ प्रोसेस, फिर है इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस और है डुप्लेक्स फर्नेस। ये 4 फर्नेस होते हैं जिनमें आप स्टील को डेवलप करते हैं विद द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन कंटेंट। अब इसमें इनके नाम पर ही जो स्टील डेवलप होती है वो इस फर्नेस के ही नाम पर उनको डिनोट करते हैं। जैसे अगर बेसेमर प्रोसेस के थ्रू आपने स्टील डेवलप करी तो उसे बेसेमर स्टील बोला जाएगा, या ओपन हर्थ प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करा किसी इंडस्ट्रीज़ ने स्टील तो उसे हर्थ स्टील बोला जाएगा। और इलेक्ट्रिक फर्नेस के थ्रू आपने यूज करा, मैन्युफैक्चरिंग करा किसी भी स्टील को, तो इलेक्ट्रिक स्टील बोला जाएगा। और अगर डुप्लेक्स फर्नेस के थ्रू आपने यूज करा या तो उसे डुप्लेक्स स्टील बोला जाएगा। तो उनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनको डिनोट कर देते हैं कि ये इस नाम की स्टील्स हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन। कार्बन स्टील और प्लेन कार्बन स्टील आर फेरस मेटल। अगर आपका जो कार्बन स्टील होता है और प्लेन कार्बन स्टील होता है वो फेरस मेटल होता है, मतलब फेरस का मीन्स आयरन कंटेंट उसमें होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन देम वेरीज फ्रॉम 0.05 to 2%। अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड एज। अब जो भी परसेंटेज होगा वो 0.05 से 2% होगा, और जितना जैसे जैसे आप कार्बन परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इतने टाइप की आपको स्टील मिलती चली जाएगी। जैसे माइल्ड स्टील मिलेगा, फिर आपका मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, ये 3 फॉर्म में स्टील आपको मिलेंगे और ये डिपेंड करेगा आपका कार्बन परसेंटेज के ऊपर। अब माइल्ड स्टील कहाँ यूज करते हैं आगे डिस्कस करेंगे। माइल्ड स्टील जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, जैसे नाम से ही आप समझ रहे हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल है। अब स्टील है, लाइट इन वेट यूज करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं कहीं पे चाहिए, तो आप या चीपर मटेरियल की तरह आपको कहीं यूज करना है, एज ए इकोनॉमिक मटेरियल की तरह यूज करना है किसी भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो आप माइल्ड स्टील यूज करते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब मीडियम कार्बन स्टील जो होता है उसमें टफनेस की क्वालिटी होती है, मतलब जैसे ही कार्बन कंटेंट और बढ़ाओगे तो उसमें माइल्ड स्टील जो है मीडियम कार्बन स्टील में चेंज हो जाएगा या मीडियम स्टील में चेंज हो जाएगा। और अगर कहीं पर आपको टफेंड मटेरियल चाहिए, जहाँ पर टफनेस की क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ पर आप मीडियम कार्बन स्टील यूज करते हो। एक्चुअली आप कहीं पर भी
फुल कार्बन स्टील इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि डिजायरनेस के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे तो कार्बन परसेंटेज कम लगेगा, टाइम कंज्यूम कम होगा, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ रही है वो कम लगेगी, मैन पावर स्किल कम लगेगी, फेल्योर के चांसेस कम होंगे। तो ये चीज़ें जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे माइल्ड स्टील कहाँ यूज करना है, मीडियम कार्बन स्टील कब बनता है, कितने टेम्परेचर और कितने कंपोजिशन पे, या हाई कार्बन स्टील कहाँ पर यूज करना है, तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी तो आपको आपकी कॉस्ट बचेगी, टाइम कम कंज्यूम होगा और मटेरियल जो है प्योर और एक अच्छा एक्यूरेट कंपोजिशन तैयार होगा। तो अब बात करते हैं जो हाई कार्बन स्टील क्या होता है, वो हार्ड होता है और कंपैरिजन टू एबव दीज टू एबव, मतलब कि जो हार्ड हाई कार्बन स्टील होता है वो काफ़ी हार्ड होता है कंपैरिजन टू ईच अदर, मतलब ये जो ऊपर आपको माइल्ड स्टील और मीडियम बताया उनके कंपैरिजन में हार्ड कार्बन स्टील होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, हाई कार्बन स्टील काफ़ी हार्ड होता है। अब कहीं पर आपको कटिंग टूल की तरह यूज करना है तो कार्बन परसेंटेज बढ़ा करके आप कटिंग टूल की तरह यूज करोगे, लेकिन जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे ब्रिटलनेस क्वालिटी बढ़ती है, तो आपको उस टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है जहाँ पर ब्रिटलनेस की क्वालिटी इतनी ज़्यादा इनकलकेट ना हो जाए कि हार्ड तो हो गया लेकिन आपका मटेरियल एज अ कटिंग टूल आपने यूज करा तो फेल्योर हो गया। तो टफनेस की क्वालिटी होनी चाहिए, हार्डनेस की भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कब होगी, जब आप आयरन कार्बन डायग्राम के थ्रू इन चीज़ों को समझोगे और पढ़ोगे। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन। रॉट आयरन इज हाईली रिफाइंड आयरन, मतलब कि जो रॉट आयरन होता है वो 99% तक प्योर होता है। सबसे ज़्यादा रिफाइंड आयरन होता है वो रॉट आयरन होता है। दैट कंटेन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लैग। स्लैग मीन्स क्या होती है, इम्प्योरिटीज़। जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ही स्लैग की क्वांटिटी उतनी कम होगी। अब 99% अगर प्योर है तो इसका मतलब स्लैग मतलब नेग्लिजिबल है उसमें, तो इसका मतलब और क्या हुआ, आपको अब फ्लक्स ऐड करने की ज़रूरत कम पड़ेगी या नेग्लिजिबल पड़ेगी, लाइमस्टोन जो आप ऐड कर रहे थे एज अ फ्लेसिंग एजेंट। फिर क्या हुआ, रॉट आयरन इज टफ एंड डक्टाइल। अब आप देखो रॉट आयरन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, टफ और डक्टाइल है। टफनेस भी है, डक्टिलिटी भी है, मतलब वो वायर फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, और टफनेस मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी भी है। और जो एक इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है कि रेजिस्टेंस टू वियर, मतलब वियर एंड टीयर को रजिस्ट करता है। और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, शॉक एंड कोरोजन को भी रजिस्ट करता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बिंग। जैसे अगर एग्जांपल लें क्रैंक साफ्ट की या प्रोपेलर साफ्ट, मूवेबल पार्ट है ऑटोमोबाइल का, तो वो जो मूवेबल पार्ट है उसमें अगर पिस्टन से शॉक आ रहा है या यूनिवर्सल जॉइंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और लंबाई उसकी ज़्यादा है, तो उसमें जब भी शॉक आएगा तो अगर आप यूज करेंगे इस आयरन को या क्रैंक साफ्ट में यूज करेंगे रॉट आयरन को, तो वो शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह भी वर्क करेगा। और कोरोजन रेजिस्टेंस तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है ही है। तो रॉट आयरन में टफनेस की क्वालिटी, डक्टिलिटी क्वालिटी, रेजिस्टेंस टू वियर होता है, फैटिक होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। अब इसके दो प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आप इसको डेवलप करते हैं। एक पुडलिंग प्रोसेस होता है और दूसरा स्टोन प्रोसेस होता है, इसे ही आप बायर्स प्रोसेस भी कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील की बात करें अगर, तो स्टील जो है या कास्ट आयरन जो है इसकी फेरस मेटल है। फेरस मेटल जो है वो दो फॉर्म में क्लासीफाई हुआ, एक स्टील और दूसरा क्या हुआ, कास्ट आयरन। अब स्टील फिर फर्दर डिवाइड हुआ किस में, रॉट आयरन में, डेड माइल्ड स्टील में, लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील में, मीडियम कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील। अब ये जो फर्दर डिवाइड हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है, कार्बन परसेंटेज के बेस पे, ठीक है, और उनके फर्नेस के बेस पे कहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं। अब कास्ट आयरन की बात करें तो ग्रे कास्ट आयरन हो गया, वाइट कास्ट आयरन हो गया। अब ये जो ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन या मोल्टेड कास्ट आयरन, ये जितने भी कास्ट आयरन हैं ये कैसे परफॉर्म होता है या कैसे बनते हैं, ये होता है रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किसी भी कास्ट आयरन को आपने टेम्परेचर दिया और वो लिक्विड फॉर्म में हुआ, उसके बाद जो जिस रेट ऑफ कूलिंग से कूल करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनते हैं, और कार्बन परसेंटेज तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। तो मेलेबल कास्ट आयरन हो गया, स्फेरोइडाल कास्ट आयरन, इसको ही नोडुलर कास्ट आयरन बोलते हैं। इसका जब माइक्रो स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। नोडुलर मतलब नोड क्रिएट्स होते हैं उनके माइक्रो स्ट्रक्चर्स में, तो उसे नोडुलर फॉर्म में बोला जाता है। फिर स्पॉन्जी कास्ट आयरन होता है, चिल्ड कास्ट आयरन होता है, इनकैलकुलेटेड कास्ट आयरन होता है। तो इस तरह से ये सारे कास्ट आयरन होते हैं। अब आप मतलब आप एज ए स्टूडेंट खुद ही सोचिए कि फेरस मटेरियल से आपने कार्बन कंटेंट मिला करके टेम्परेचर में चेंज करके कितने सारे मटेरियल डिजायरनेस के अकॉर्डिंग बनाया, और उसको एज ए इंजीनियर जहाँ जहाँ यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं।
अब बात आती है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील कंटेन लेस देन 0.25% कार्बन। जो जब आपको आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ाए थे तो जहाँ पर ग्राफ में 0.25% वेट कार्बन परसेंटेज जो डॉटेड लाइन से शो हुआ था, तो वो लो कार्बन स्टील का रेंज था। एंड आर नॉन रिस्पॉन्डिंग टू द हीट ट्रीटमेंट इंटेंडेड टू फॉर्म मार्टेनसाइट। और इसमें ये हीट ट्रीटमेंट का इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और मार्टेनसाइट में ये चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या है, द स्ट्रेथिंग इज़ एकम्प्लिस बाई कोल्ड वर्किंग। और अगर अब ये 0.25% है तो इसमें स्ट्रेंथ कम होगी। अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फेराइट एंड परलाइट। और जो लो कार्बन स्टील होता है उनका जो माइक्रो स्ट्रक्चर बनता है वो फेराइट और परलाइट का होता है। ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स के नाम होते हैं, उनके शेप के अकॉर्डिंग ये बनते हैं, उनमें उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग इनके नाम को डिनोट किया जाता है। दीज स्टील्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक। जो हमने पहले भी बताया कि लो कार्बन स्टील जो होता है वो इन कंपेरिजन टू मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील काफ़ी वीक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। और दे हाउएवर हैव आउटस्टैंडिंग डक्टिलिटी एंड टफनेस। लेकिन डक्टिलिटी और टफनेस की क्वालिटी इंप्रूव रहती है इनमें। दे आर मशीनेबल, वेल्डेबल एंड लीस्ट एक्सपेंसिव। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है कि मशीनेबल होती है। मशीनेबल मीन्स मशीनिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें बिल्ट होती है, मतलब आसानी से मटेरियल को काटा जा सकता है। मशीनिंग प्रोसेस इसमें आसानी से करा जा सकता है। जिस मटेरियल को उससे मशीनिंग प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं या मशीनेबल बोला जाता है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब वेल्डेबल मतलब उसमें आसानी से, अगर लो कार्बन स्टील है तो वेल्डिंग की प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं। एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। और प्रोड्यूस करने में या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है क्योंकि कार्बन परसेंटेज कम होता है, लेस टाइम कंज्यूमेबल होता है, मैन पावर इसमें इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके मीडियम और हाई कार्बन स्टील के कंपैरिजन में ये लीस्ट एक्सपेंसिव होती है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो जो हमने आपको पहले भी बताया था, बेसिकली ऑटोमोबाइल बॉडी कंपोनेंट्स में आप इसका यूज करते हैं। जहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल चाहिए या डक्टिलिटी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर आप लो कार्बन स्टील यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल शेप्स सच एज आई बीम, चैनल्स, एंगल्स, आयरन्स, मतलब स्ट्रक्चरल शेप्स, मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल्स में आपको स्ट्रक्चरल शेप्स चाहिए होते हैं उनमें आप यूज करते हैं। आई बीम्स की जगह यूज करते हैं, एज ए चैनल यूज करते हैं, एज ए एंगल यूज करते हैं। उसके बाद माइल्ड स्टील सीट्स। अब माइल्ड स्टील सीट्स की तरह यूज करते हैं पाइपलाइंस में, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, इन सब जगह पर भी आप लो कार्बन स्टील यूज करते हैं। और जो टिन के कैंस होते हैं, जो आप कोक और ये कोल्ड ड्रिंक्स के जो भी कैंस होते हैं, ये भी लो कार्बन स्टील के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक्सपेंसिव नहीं होता है, प्लस जल्दी बना के देना होता है, डेवलपमेंट जल्दी करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम लगता है, प्लस जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है चीप होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है लाइट इन वेट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लो कार्बन स्टील के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। मीडियम की अगर बात करें, द मीडियम कार्बन स्टील हैव कार्बन परसेंटेज बिटवीन 0.25 टू 0.60 कार्बन वेट। तो ये मीडियम का होता है। दीज एलॉयज कैन बी हीट ट्रीटेड बाय ऑस्टेनाइजिंग एंड क्वेंचिंग। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो मीडियम को अगर बनाना होता है तो हीट ट्रीटमेंट बाय ऑस्टेनाइजिंग करते हैं और क्वेंचिंग अगर वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो आप तुरंत समझ लेना रैपिड कूलिंग करोगे तो आपका हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है। तो दे कैन बी टेम्पर्ड टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होती है कि इनको टेम्पर्ड करा जा सकता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। द प्लेन मीडियम कार्बन स्टील हैव लो हार्डनेबिलिटी एंड कैन बी ट्रीटेड बाई ओनली इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन सेक्शन। मतलब इसमें जो है बहुत थिन सेक्शन में आप रैपिड क्वेंचिंग करके मीडियम कार्बन स्टील को बना सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ होता है? रेलवे व्हील्स एंड ट्रैक्स में, मशीन पार्ट्स में, क्रैंक शाफ्ट में, गियर्स में, हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। रेलवे व्हील और ट्रैक्स में मीडियम कार्बन स्टील यूज करते हैं। मशीन के सेवरल इंडस्ट्रीज़ के जो मशीनिंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी आप मीडियम कार्बन स्टील यूज करते हैं। क्रैंक शाफ्ट जो हमने आपको बताया था ऑटोमोबाइल का पार्ट होता है, आपका कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट, वो जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो भी आपका मीडियम कार्बन स्टील से बनता है। गियर्स, जैसे आपके गियर बॉक्स में जो गियर्स लगते हैं, पिनियंस लगते हैं, वहाँ पर सॉक्स आते हैं, तो वो सॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज़ भी इसमें होती है, हार्डनेबिलिटी भी होती है जो कि अभी हमने डिस्कस करा, तो वहाँ पर भी आप गियर्स की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
अब बात आती है हाई कार्बन स्टील। द हाई कार्बन स्टील हैव कार्बन कंटेंट बिटवीन 0.60 टू 1.4%। अब हाई कार्बन स्टील का जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.6 से 1.4। अब आप एज ए स्टूडेंट खुद ही सोचिए कि 0.05 से 2% के बीच में ये सारी चीज़ें आपकी बन रही हैं और डिपेंड कर रहा है कार्बन परसेंटेज के ऊपर, और जहाँ यूज करना है उसके अकॉर्डिंग आप उतना कार्बन कंटेंट मिलाते हैं और उस चीज़ को डेवलप करते हैं। दे आर हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लीस्ट डक्टाइल ऑफ ऑल कार्बन स्टील। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और लीस्ट डक्टाइल, और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी जिसमें बाकी कार्बन स्टील से कम होती है, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट होते हैं, इसीलिए आप इसको टूलिंग मटेरियल्स की तरह भी यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो ऑलवेज यूज्ड इन हार्डन एंड टेम्पर्ड कंडीशन, और इनको आप हार्डन और टेम्पर्ड कंडीशन में भी यूज, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है या हार्डनेबिलिटी की आपको ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर भी आप हाई कार्बन स्टील यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर रेंज में भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। दे आर स्पेशली वियर रेजिस्टेंस एंड कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ शार्प कटिंग एज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि दे आर स्पेशली वियर रेजिस्टेंस। इसकी जो वियरिंग रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और कैपेबल ऑफ होल्डिंग कटिंग एज, शार्प कटिंग एज, मतलब कि ये शार्प एज जो होते हैं, कटिंग टूल का जो एज होता है वो अगर शार्प भी है तब भी ये उसको होल्ड कर लेता है। होल्ड इन द सेंस इसमें ब्रिटलनेस की क्वालिटी कम होती है, हार्डनेबिलिटी होती है, तो जिसके कारण क्या होता है कटिंग एज पे जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है या लोड आता है तो ये क्या होता है उसको होल्ड कर लेता है, टूटने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो हाई कार्बन कंटेंट का बना होता है, हाई कार्बन स्टील की तरह यूज होता है। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने आपको क्या क्या डिस्कस करा, मीडिया मतलब आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में बताया, आयरन कार्बन डायग्राम कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद कार्बन परसेंटेज बढ़ाते रहेंगे तो उसमें कब वो स्टील की तरह वर्क करेगा, कब कास्ट आयरन की तरह वर्क करेगा, कब पिग आयरन की तरह वर्क करेगा, कब ईओटेक्टिक टेम्परेचर या ईओटेक्टिक फेस रहेगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, उसके बाद 1100 के अप्रॉक्स जब पहुँचेगा तो ईओटेक्टोइड हो जाएगा, उसके बाद वो आपका लिक्विडस फेस होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस करी। फिर हमने बताया फेरस मेटल जो है वो आपका स्टील और कास्ट आयरन में सब डिवाइड होता है। फिर उसके बाद फिर स्टील जो है वो आपके कार्बन कंटेंट जैसे जैसे मिलाते हैं उसमें कैसे कैसे चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी एज अ लो मीडियम, फिर मीडियम कार्बन स्टील और फिर हाई कार्बन स्टील के फॉर्म में। फिर आते हैं कास्ट आयरन पे। कास्ट आयरन इज़ द चीपर मटेरियल अवेलेबल टू द इंजीनियर। अगर कास्ट आयरन की बात करें तो सबसे सस्ता मटेरियल होता है एज ए इंजीनियर उसको यूज करने में। अपार्ट फ्रॉम इट्स लो कॉस्ट, अदर कमेंडेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कास्ट आयरन इंक्लूडेड गुड रिजिडिटी होता है, गुड मशीनेबिलिटी होता है, गुड कंप्रेसिव होता है, और प्रॉपर्टीज़ है हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। तो ये सारी चीज़ें कास्ट आयरन के बारे में हमने आपसे डिस्कस करा। ओके, थैंक्स अ लॉट।